राघव के प्रति मीना के मन में पता नहीं क्यों ममता उमड़ आई थी। उसने राघव को हर तरह से मदद देकर पढ़ाई पूरी करने का पूरा मौका दिया। क्या राघव मीना के इस उपकार को कभी उतार सका? बहुत दिनों बाद अचानक माधुरी का आना मीना को सुखद लगा था। 2-4 दिनों तो यूं ही गपशप में निकल गए थे। माधुरी दीदी यहाँ अपने किसी संबंधी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। जिद करके वे मीना और उसके पति दीपक को भी अपने साथ ले गई। फिर शादी के बाद मीना ने जिद कर उन्हें 2 दिन और रोक लिया था। दीपक किसी काम से बाहर चले गए तो माधुरी रुक गई थी और सुना, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? माधुरी ने कहा, अब तो दोनों बेटियों का ब्याह करके तुम लोग भी फ्री हो गए हो, खूब घूमो फिरो, अब क्यों घर में बंधे हुए हो? दीदी, अब आपसे क्या छिपाना? मीना कुछ गंभीर होकर कहने लगी, आप तो जानती ही हैं कि दोनों बेटियों की शादी में काफ़ी खर्च हुआ था। अब दीपक रिटायर भी हो गए हैं, सीमित पेंशन मिलती है, किसी तरह खर्च चल रहा है। बस कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। माधुरी बीच में ही टोक कर बोली, देख मीना, तू अपने आप को थोड़ा बदल। बेटियों के कमरे खाली पड़े हैं, उन्हें किराए पर दे। इस शहर में बच्चों की कोचिंग का अच्छा माहौल है। तुम्हारे घर के बिल्कुल पास कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। बच्चे फ़ौरन किराए पर कमरा ले लेंगे। उनसे अच्छा किराया तो मिलेगा ही, घर की सुरक्षा भी बनी रहेगी। माधुरी की बात मीना को भी ठीक लगने लगी थी। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि अब तक इस तरह इसने सोचा क्यों नहीं। ठीक है, दीपक घर को किराए पर देने के पक्ष में नहीं है, पर 2 कमरे बच्चों को देने में क्या हर्ज है? बाथरूम तो अलग है ही। माधुरी दीदी के जाते ही पति से बात करके मीना ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। देखो मीना, मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दूंगा। दीपक बोले, पर निर्णय तुम्हारा ही है, सोच समझ कर लेना। क्या किराया होगा, किसे देना है, सारा सिर दर्द तुम्हारा ही होगा, समझी? हाँ बाबा, सब समझ गई हूँ। किराए पर भी मेरा ही अधिकार होगा, जैसा चाहूँ खर्च करूँगी। दीपक तब हंस कर रह गए थे। विज्ञापन छपने के कुछ ही दिनों बाद दोनों कमरे किराए पर उठ गए थे। निखिल और सुबोध दोनों बच्चे मीना को संभ्रांत परिवार के लगे थे। किराया भी ठीक ठाक मिल रहा था। मीना खुश थी। किराएदार के रूप में बच्चों के आने से उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। दीपक ने तो अपना मन लगाने के लिए एक संस्था ज्वाइन कर ली थी, पर वह घर में अकेली बोर हो जाती थी। दोनों बेटियों के जाने के बाद तो अकेलापन वैसे भी अधिक खलने लगा था। सीना का उस दिन फ़ोन आया तो कह रही थी, माँ, आपने ठीक किया जो कमरे किराए पर दे दिए। अब आप और पापा कुछ दिनों के लिए चेन्नई घूमने आ जाएं। काफ़ी सालों से आप लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, अब घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे उधर का। रीना भी जिद कर रही है बेंगलुरु आने की। मीना का स्वर उत्साह से भर गया था। फ़ोन सुनने के बाद मीना बाहर लॉन में आकर गमले ठीक करते हुए सोचने लगी कि दीपक से बात करेगी कि बेटियां इतनी जिद कर रही हैं तो चलो उनके पास घूम आए। तभी बाहर का फाटक खोलकर एक दुबला पतला कुछ ठिगने कद का लड़का अंदर आ गया था। कहो, क्या काम है? किससे मिलना है? जी आंटी, मैं राघव हूँ, यहाँ जगदीश कोचिंग में एडमिशन लिया है, मुझे कमरा चाहिए था। देखो बेटे, यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं है। 3 कमरे थे जो अब किराए पर चढ़ चुके हैं। मीना ने गमलों में पानी डालते हुए वहीं से जवाब दे दिया। वह लड़का थोड़ी देर खड़ा रहा था, पर मीना अंदर चली गई। दूसरे दिन दीपक ने बाजार जाने के बाद यूं ही मीना अखबार लेकर बाहर लॉन में आई तो फिर वही लड़का दिखा था। हाँ कहो, अब क्या बात है? आंटी, मैं इतने बड़े मकान में कहीं भी रह लूँगा। अभी तो मेरा सामान भी रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा है। उसके स्वर में अनुनय का भाव था। कहा ना कोई कमरा खाली नहीं है, पर यह कहकर
उसने छोटे से गैराज की तरफ इशारा किया था। मीना का ध्यान भी अब उधर गया। मकान में यह हिस्सा कार के लिए रखा गया था। कार तो आ नहीं पाई, हाँ, पर सीना की शादी के समय इसमें एक मामूली सा दरवाज़ा लगाकर कमरे का रूप दे दिया गया था। हलवाई और नौकरों के लिए पीछे एक काम चलाऊ टॉयलेट भी बना था। अब यह हिस्सा घर के फालतू सामान के लिए था। इसमें रह लोगे, पढ़ाई हो जाएगी? मीना ने आश्चर्य से पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, लाइट तो होगी ना। वह लड़का अब अंदर आ गया था। गैराज देखकर वह उत्साहित था। कहने लगा, यह मेज और कुर्सी तो मेरे काम आ जाएगी, और यह तख्त भी। मीना समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। लड़के ने जेब से कुछ नोट निकाले और कहने लगा, आंटी, ये 400 रुपये तो आप रख लीजिए। मैं 700 रुपये से ज़्यादा किराया आपको नहीं दे पाऊँगा। बाकी 400 रुपये मैं आप 1-2 दिनों में दे दूँगा। अब सामान ले आओ। 600 रुपया हाथ में लेकर मीना अचंभित थी। चलो, एक किराएदार तो और सही, बाद में इस हिस्से को भी ठीक करा देगी तो इसका भी अच्छा किराया मिल जाएगा। खैर, नौकरानी के आने के बाद थोड़ा फालतू सामान मीना ने बाहर निकलवा दिया और ढंग से मेज कुर्सी उसे पढ़ाई के लिए दे दी। राघव ने भी अपना सामान जमा लिया था। शाम को जब मीना ने दीपक से जिक्र किया तो उन्होंने हंसकर कहा था, देखो, अधिक लालच मत करना। वैसे यह तुम्हारा क्षेत्र है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मीना को यह लड़का निखिल और सुबोध से काफ़ी अलग लगा था। रहता भी दोनों से अलग ही था, जबकि तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन शाम को बिजली चली गई तो मीना बाहर बरामदे में आ गई थी। निखिल और सुबोध बैडमिंटन खेल रहे थे। अंधेरे की वजह से राघव भी बाहर आ गया था, पर दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। वह दूर कोने में चुपचाप खड़ा था। फिर मीना ने ही आवाज़ देकर उसे पास बुलाया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मन तो लग गया ना? मन तो आंटी लगाना ही है। माँ ने इतनी जिद करके पढ़ने भेजा है, खर्चा किया है। अच्छा, और कौन कौन है घर में? बस माँ ही है। पिताजी तो बचपन में ही नहीं रहे। माँ ने ही सिलाई बुनाई करके पढ़ाया। मैं तो चाह रहा था कि वही आगे की पढ़ाई कर लूं, पर माँ को पता नहीं किसने इस शहर की IIT क्लास की जानकारी दे दी थी और कह दिया कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में होशियार है, उसे भेज दो। बस माँ को जिद सवार हो गई। माँ की याद में उसका स्वर भरा आ गया था। अच्छा, चलो, अब माँ का सपना पूरा करो। मीना के मुंह से भी निकल ही गया था। सुबोध और निखिल भी थोड़े अचंभित थे कि वह राघव से क्या बात कर रही है। एक दिन नौकरानी ने आकर कहा, दीदी देखो ना, गैराज से धुआं सा निकल रहा है। धुआं? मीना घबरा गई और रसोई में गैस बंद करके वह बाहर आई। हाँ, धुआं तो है, पर राघव क्या अंदर नहीं है? मीना ने जाकर देखा तो वह एक स्टोव पर कुछ बना रहा था। किरोसिन का बत्ती वाला स्टोव धुआं कर रहा था। यह क्या कर रहे हो? चौंक कर मीना को देखते हुए राघव बोला, आंटी, खाना बना रहा हूँ। यहाँ तो सभी बच्चे टिफ़िन मंगाते हैं, तुम खाना बना रहे हो? तो पढ़ाई कब करोगे? आंटी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, टिफ़िन महंगा पड़ता है, तो सोचा कि एक समय खाना बना लूँगा, शाम को भी वही खा लूँगा। यह स्टोव भी अभी लेकर आया हूँ, राघव धीमे स्वर में बोला। राघव की यह मजबूरी मीना को झकझोर गई। देखो, तुम्हारी माँ जब रुपये भेज दे तब किराया दे देना। अभी ये रुपये रखो और कल से टिफ़िन सिस्टम शुरू कर दो, समझे? मीना ने राघव के रुपये लाकर उसे वापस कर दिए। राघव डबडबाई आंखों से मीना को देखता रह गया। दिखता नहीं है क्या? आंखें कमज़ोर हैं? पता नहीं आंटी, पता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। आंटी, पैसे कहाँ है? माँ जो पैसे भेजती है उससे मुश्किल से खाने व पढ़ाई का काम चल पाता है। मैं तो अब लौट जाऊँगा, कहकर वह फिर रो पड़ा था।
चलो मेरे साथ। मीना उठ खड़ी हुई थी। रिक्शे में उसे लेकर पास के आँखों के एक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई और आँखें चेक करवाई तो पता चला कि उसे तो मायोपिया है। चश्मा तो इसे बहुत पहले ही लेना था, इतना नंबर न बढ़ता। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप इसका चश्मा बनवा दे। घर आकर मीना ने राघव से कहा था, कल ही जाकर अपना चश्मा ले आना, समझे? और ये रुपये रखो। दूसरी बात यह है कि इतना दबदब कर मत रहो कि दूसरे बच्चे तुम्हारी झूठी शिकायत करे, समझे? राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था। झुककर उसने मीना के पैर छूने चाहे तो वह पीछे हट गई थी। जाओ, मन लगाकर पढ़ो, अब नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब कोचिंग क्लासेस भी खत्म होने को है। बच्चे अपने अपने शहर जाकर परीक्षा देंगे, यही तय था। राघव भी अब अपने घर जाने की तैयारी में था। निखिल और सुबोध से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। सुबोध ने ही आकर कहा कि आंटी, राघव की तबीयत खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हमने दो दो रजाइयाँ ओढ़ा दी, फिर भी थर थर काँप रहा है। मीना ने आकर देखा। अरे, लगता है तुम्हें मलेरिया हो गया है। दवाई ली थी? जी आंटी, डिस्पेंसरी से लाया तो था और कल तक तो तबीयत ठीक हो गई थी, पर अचानक फिर खराब हो गई। पता नहीं घर भी जा पाऊँगा या नहीं। परीक्षा भी अगले हफ्ते है, दे भी पाऊँगा या नहीं। कपकपाते स्वर में राघव बड़बड़ा रहा था। मीना ने फ़ोन करके डॉक्टर को वहीं बुला लिया। फिर निखिल को भेजकर बाजार से दवा मंगवाई। दूध और खिचड़ी देने के बाद दवा दी और बोली, तुम अब आराम करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परीक्षा भी दोगे, समझे? काफ़ी देर राघव के पास बैठकर वह उसे समझाती रही थी। मीना खुद समझ नहीं पाई थी कि इस लड़के के साथ ऐसी ममता सी क्यों हो गई है। उसे दूसरे दिन राघव का बुखार उतर गया था। 2 दिन मीना ने उसे और रोक लिया था कि कमज़ोरी दूर हो जाए। जाते समय जब राघव पैर छूने आया तब भी मीना ने यही कहा कि तुम खूब मन लगाकर पढ़ना। बच्चों के जाने के बाद कमरे सूने तो हो गए थे, पर मीना अब संतुष्ट थी कि 2 महीने बाद फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे, घर फिर आबाद हो जाएगा। गैराज वाले कमरे को भी अब और ठीक करवा लेगी। आईआईटी का परिणाम आया तो पता चला कि राघव की रैंकिंग अच्छी आई है। निखिल और सुबोध रह गए थे। राघव का पत्र भी आया था। उसे कानपुर आईआईटी में प्रवेश मिल गया था। स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना। मीना ने भी 2 लाइन का उत्तर भेज दिया था। दिवाली पर कभी कभार राघव के कार्ड आ जाते। अब तो दूसरे बच्चे कमरों में आ गए थे। मीना भी पुरानी बातों को भूल सी गई थी। बस गैराज को देखकर कभी कभार उन्हें राघव की याद आ जाती थी। समय गुजरता रहा था। दरवाजे पर उस दिन सुबह सुबह ही घंटी बजी थी। आंटी, मैं राघव। पहचाना नहीं आपने राघव? आश्चर्य भरे स्वर के साथ मीना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। दुबला पतला शरीर थोड़ा भर गया था। आंखों पर चश्मा तो था, पर चेहरे पर दमक बढ़ गई थी। आओ बेटा, कैसे हो? आज कैसे अचानक याद आ गई हम लोगों की? आंटी, आपकी याद तो हरदम आती रहती है। आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मेरा कोर्स पूरा हो गया है और आपने कहा कि मन लगाकर पढ़ना, तो फाइनल में भी सब कुछ ठीक रहा। कैंपस इंटरव्यू में चयन होकर नौकरी भी मिल गई है। अच्छा, इतनी सारी खुशखबरी एक साथ कहकर मीना हंसी थी। हाँ आंटी, पर मेरी एक इच्छा है कि जब मुझे डिग्री मिले तो आप और अंकल भी वहाँ हों। आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। पर बेटा, मीना इतना ही बोलते बोलते अचकचा गई थी। नहीं आंटी, ना मत कहिए, मैं तो आपके लिए टिकट भी बुक करा रहा हूँ। आप लोग की वजह से ही तो आज
इस लायक हो पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि जब जब मैं लड़खड़ाया आपने मुझे संभाला। एक माँ थी जिन्होंने ज़िद करके मुझे इस शहर में भेजा और फिर आप हैं। माँ तो आज यह दिन देखने को नहीं रही, पर आप तो हैं, आप मेरी माँ समान हैं। और राघव का भावुक स्वर सुनकर मीना भी पिघल गई थी। शब्द भी कंठ में आकर फंस गए थे। शायद माँ शब्द की सार्थकता का बोध यह बेटा उन्हें करा रहा था। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।